अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद एस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लियो टीवी नेटवर्क। बहुत सारे तब से सियासत के ऊपर आप लोग सुनते रहते होंगे, लोगों को व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस सवाल करते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, मुख्तलिफ तबसरे ट्विटर पे देखते होंगे, फेसबुक के ऊपर देखते होंगे। उन तमाम तर चीज़ों की जो मालूमात है उसके हवाले से मेरा आज का ये वीलॉग है। बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जिसके हवाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगा आज के इस वीलॉग के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि कुछ अरसे पहले आपने कुछ ख़बरें सुनी होंगी कि इमरान ख़ान की जो है वो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ के साथ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि साथ में जनरल फैज़ भी थे। यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक ख़बरें सुनी इस हवाले से कि जनरल फैज़ की गाड़ी में बैठे हुए थे इमरान ख़ान और वो ऐवान सदर के अंदर मुलाकात हुई, जहाँ पे आरिफ अलवी जो हैं वहाँ पे वो मौजूद थे। किसी ने कहा वो एक मुलाकात हुई है, फिर एक और ख़बर आई कि दूसरी मुलाकात हुई है। उसको बहुत सारे लोगों ने जो है वो डिनाई भी किया कि वो मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। देखिए, मैं इसके ऊपर लाजमी बात करना चाहूँगा, इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर। अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो ये लिंक मैं कमेंट में मुकम्मल वीडियो का दे देता हूँ। अगर ट्विटर पे देख रहे हैं तो आपको ये लिंक नीचे मौजूद होगा। व्हाट्सएप पे अगर आप देख रहे हैं तो भी ये लिंक जो है वो मौजूद होगा। और वो मुकम्मल वीडियो के लिए आप जो है वो यूट्यूब पे हमारा चैनल जो है लियो टीवी नेटवर्क, वहाँ पे जाके ये मुकम्मल वीडियो जो है वो देख सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बड़ी मालूमात के हवाले से कुछ वीडियो होगी कि हकीकत में असल हकीकत क्या है। मैं बहुत अरसे से फ़ेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। फ़ेसबुक के मुझे 6-7 साल हो गए। इतना एक्सपीरियंस और कुछ हुकूमती लोगों के साथ भी बातचीत रहती है व्हाट्सएप के ऊपर। बहुत सारे ऐसे ज़राए भी हैं जिनके साथ मुलाकात भी रहती है, बातचीत भी होती रहती है। तो मैं जो बात करूँगा आई थिंक एक बड़ी अच्छी बात करूँगा। मतलब मैं ना कोई ख़बर दूँगा, ना मैं ये कहूँगा कि मुझे ज़राए से ये पता लगा, ना मैं ये कहूँगा कि मैं आर्मी चीफ़ और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू के दरमियान तीसरा बंदा तो वहाँ पे मैं था। मतलब लोग इस तरह की जो हैं वो वीडियोस लोग जो हैं वो बना रहे होते हैं फ़ेसबुक के ऊपर। सबसे पहले जो हम ख़बर पे बात करेंगे वो है कि आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है इमरान ख़ान से ऐवान सदर के अंदर। इस ख़बर में कितनी सदाकत है। देखें, तीसरा बंदा वहाँ पे कौन है, चौथा बंदा वहाँ पे कौन है, किसने ऐवान सदर में इमरान ख़ान को जाते हुए देखा, किसने ऐवान सदर में आर्मी चीफ़ को जाते हुए देखा। ऐवान सदर कोई ऐसी जगह पे मौजूद नहीं है जिसमें आने जाने वाले की ख़बर मौजूद ना हो। ऐवान सदर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आर्मी चीफ़ कोई मुलाकात कर रहा हो और वो पाकिस्तान में तमाम तर लोगों से वो छुपी हुई हो। जितनी भी माजी में मुलाकातें होती रही हैं बड़ी, वो कभी भी किसी एक अहम मकाम पे नहीं होती। जितनी भी मुलाकातें होती हैं, खुफिया मुलाकातें, वो कभी भी अहम मकामात में नहीं होती। एक चीज़ तो आप अपनी जो है ना वो पल्लू से बांध लें। जितने भी लोग सुनने वाले लोग हैं, जितने भी यूट्यूबर्स को आप देखते हैं, जितने भी फेसबुक पे या आप ट्विटर के ऊपर जितने भी लोगों को, जितने भी तज़ियाकार को आप लोग सुनते हैं, एक चीज़ तो आप जो है ना इसकी एक अहमियत को जो है ना देखें कि किसी ने अगर कोई खुफिया मुलाकात करनी होती है उसकी बहुत सारे तरीके होते हैं। अक्सर रात को 4:30-5 बजे के टाइम किसी सुनसान जगहों पर आपको कभी कोई गाड़ियाँ नज़र आई हैं, आपको कभी लैंड क्रूज़र्स या खुफिया काले रंग की गाड़ियाँ नहीं नज़र आई। ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसी मकामात होते हैं, मोटरवेज़ के इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसी जगहों पर। बहुत सारे ऐसे मॉल्स होते हैं जिनकी पार्किंग्स का तयन किया जाता है। बहुत सारे ऐसी शाहराएँ होती हैं जो किसी को भी नहीं पता होती। ये मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई जगह हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसी खुफिया मुलाकातें होती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई खुफिया मुलाकात करनी है, ऐवान सदर अगर ख़बर आई कि ऐवान सदर में आर्मी चीफ़ और इमरान ख़ान की मुलाकात, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा लें ख़बर झूठी है, कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर ये ख़बर ऐवान सदर से रेफ़र की जा रही है कि आरिफ अलवी साहब ने ये मुलाकात करवाई, तो इस ख़बर में कोई सदाकत ही नहीं है। अगर आर्मी चीफ़ मुलाकात कर रहे हैं इमरान ख़ान से और आर्मी चीफ़ जो है वज़ारत दफ़ा को नहीं बता रहा, जो कि एक कानूनन बताना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में डेफिनेटली हम समझते हैं शायद आर्मी चीफ़ वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा तगड़ा होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है किससे मुलाकातें कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुलाकात हुई भी है और इतने उसके चर्चे हो रहे हैं, तो क्या ISPR की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी हुआ उसके ऊपर? क्या ISPR ने इस पर कोई बयान जारी किया कि हमारी बाकी आर्मी चीफ़ की जो है वो इमरान ख़ान से जो मुलाकात? आर्मी चीफ़ एक आइनी ओहदा है। आर्मी चीफ़ कोई प्राइवेट इदारा नहीं है या किसी प्राइवेट इदारे का कोई सरबराह नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी का सरबराह नहीं है। ये एक आइनी इदारा है। अगर उसके हवाले से कोई खुफिया मुलाकात की ख़बर आएगी तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के अंदर ISPR की तरफ से उसकी तरदीद भी आ जाएगी। लेकिन
क्योंकि हमारे यहाँ यूट्यूब है, हमारे यहाँ आज़ादी राय को जो है ना बड़ा मुकद्दम माना जा रहा है। हम जो मर्ज़ी फेसबुक पे बोलते रहे, हम जो मर्ज़ी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए जो मर्ज़ी थंबनेल लगा के उसके ऊपर जो मर्ज़ी खबर चला दें, कोई पूछने वाला तो है नहीं इस मुल्क के अंदर। ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया कि विचले ज़राए से मुझे पता लगा है कि शहबाज गिल की जो रिहाई है, अगर वो शहबाज गिल को रिहा करोगे तो मैं माफ़ी मांगूंगा, ये लेन देन हुआ है। यार शहबाज गिल ने एक ट्रायल भुगता, उसको एक रिमांड लिया गया उससे, फिर दोबारा उससे एक रिमांड लिया गया, उस रिमांड के अगेंस्ट जो है वो पिटिशन दाखिल की गई, उसके लिए उसके साथ आपने जो उससे निकलवाना था आपने निकलवा लिया। उसने एक बयान दिया जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बयान दे चुके हैं। मैं किसी जमात की साइड लेके ये गुफ्तगू नहीं करूँगा, आप सिर्फ एक समझें कि एक न्यूट्रल जो तज़ियाकार है वो ये गुफ्तगू कर रहा है। शहबाज गिल से आपने जो हासिल करना था आपने वो हासिल कर लिया, उससे जो बयान लेना था आपने वो बयान ले लिया, जो तहकीक करनी थी उसके घर पे पार्लियामेंट लॉजिस में जहाँ उसकी रिहाइश थी, जहाँ आपने जाना था, वो तमाम तर चीज़ें मकासद जो थे वो पूरे हो गए। शहबाज गिल को गिरफ्तार किया आपने कि उसने एक एयरवाई के ऊपर एक बयान दिया और आपको ये लगा कि शायद वो बयान जो है वो एक प्री प्लान था जिसके बारे में अभी तक अदालत में कोई सबूत पेश नहीं किए गए। तो इसका मतलब ज़मानत तो बनती थी उसकी। इसमें ये मैं तासुर कहाँ से दूँ कि क्योंकि शहबाज गिल को रिहा करोगे तो ही इमरान खान माफ़ी मांगेंगे, वो ज़मानत पे वो बरी तो नहीं हुआ ना, कल को फिर शहबाज गिल को गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान अगर माफ़ी ना मांगे और माफ़ी मांग भी लेगी तो शहबाज गिल जो है वो बरी हो गया? बरी तो नहीं हो, तो ज़मानत पे है ना, तो उसको लिंक नहीं आप कर सकते। शहबाज गिल के बारे में तो वैसे ही खबरें आ रही थी कि शहबाज गिल को ज़मानत जल्द मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था उसके हवाले से जो तहकीकात करनी थी वो तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके क्योंकि शहबाज गिल इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ताने बाने जो हैं वो अगर आपको मिलाने पड़ेंगे तो आपको फिर वो इमरान खान से मिलाने पड़ेंगे कि शहबाज गिल का जो भी बयान था उसका सारा जो ताल्लुक़ था वो इमरान खान से था, क्योंकि इमरान खान ने उसको ये गाइडेंस दी थी या इमरान खान ने उसको एक लाइन दी थी कि आपने फ़ौज के बारे में ये बात करनी है और फ़ौज में बगावत के बारे में इस तरह के कुछ जुमले या इशारे आपने देने हैं टीवी पे आके, ताकि तमाम तर जितने भी लोग हैं उनको ये चीज़ें पता लग जाएँ कि भाई हमारी लाइन क्या चल रही है, पीटीआई की पार्टी लाइन क्या चल रही है। और असर में अल्लाह की मैं इस बात से काफ़ी हद तक इत्तफाक भी करूँगा कि एक शख्स ने आके अगर टीवी पे ये कह दिया तो क्या उससे क्या हमारी 7 लाख की जो फ़ौज है वो तितर बितर हो जाएगी, क्या हमारा जो मुल्क का दिफाई निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा? ऐसे तो हमारे आर्मी चीफ़ के बारे में भी PMLN की तरफ से भी बहुत सख्त जुमले कहे गए। इमरान खान तो शायद बहुत पहले से ही कहते आ रहे हैं, बीच में कुछ उनको शायद कोई दवा दारू का इंतज़ाम हुआ था तो उन्होंने कहना छोड़ दिया था, अभी फिर वो बीच में बहुत ज़्यादा आर्मी के ख़िलाफ़ बात करनी शुरू कर दी। आर्मी का एक रोल तो रहा है जिसको आर्मी भी एक हद तक माननी है कि हमने शायद सियासत में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, अब हम नहीं करेंगे, अब हम न्यूट्रल हैं, अब हम पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अब हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे कि जिनको हम माजी में दोहराते रहें। ये तमाम तर चीज़ें तो हमें अब आने वाले दिनों में नज़र आ रही हैं, लेकिन एक किरदार तो था जिसके ऊपर तनकीद होती रही है, चाहे अयूब खान हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे ज़िया-उल हक हो। तनकीद तो हमारी फ़ौज के ऊपर किसी ना किसी के थ्रू जो है वो होती रही है, चाहे वो आर्मी चीफ़ हों या आपके कुछ DG जो आपके साबिक DG ISI हैं उनके थ्रू मरीम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। तो एज़ अ इदारा तो हम पाकिस्तान पे आर्मी पे तनकीद होती रही है, उसकी कुछ इंटेंसिटी हो सकता है कुछ डिफरेंट हो और कुछ डिफरेंट ना हो, लेकिन तनकीद होती रही है। उसके ऊपर जैसी बात है पाकिस्तान में अब केस भी बनने शुरू हुए हैं, केसेस में ज़मानतें भी हो रही हैं, बहुत सारी बगावत के केसेस और भी चल रहे हैं। जावेद लतीफ़ PMLN के एक रहनुमा हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की जिनको भी रिहा कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे अयाज सादिक के बारे में बात की जाती है कि उन्होंने आर्मी चीफ़ के बारे में बड़े नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी रहनुमा हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, लेकिन अल्टीमेटली हमें एंड रिज़ल्ट ये देखना है कि क्या आपको अब तनकीद करना ज़रूरी है या नहीं है। क्या अब वो ऐसे कोई इक़दाम उनकी तरफ से नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हो? क्या कोई ऐसी गैर ज़रूरी हुकूमत को सपोर्ट या मुखालिफिन को कोई गैर ज़रूरी वो रगड़ा देना, जिस तरह पहले नैब के थ्रू दिया जाता था, FIA के थ्रू दिया जाता था, केसेस बनाए जाते थे, 90 दिन के लिए अंदर रखा जाता था और कोई रेफरेंस भी फाइल नहीं किए जाते थे। तो उन जगहों पर मरीम नवाज़ की तनकीद या और किसी जमात की या नवाज़ शरीफ की तनकीद जायज़ लगती है, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि फ़ौज भी इस चीज़ को एडमायर करती है या इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, एडमायर तो नहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि कहाँ कुछ जगहों पर ज़ाहिर सी बात है इमरान खान को लाने में या वो हुकूमत बनाने में या इमरान खान को फुल सपोर्ट करने में, अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाने में एजेंसीज़ का या फ़ौज का हाथ था, जिसको वो शायद रिग्रेट भी करते हैं आज के दौर के अंदर। अगर आज
इमरान खान को ये चीज़ नज़र आती है कि शायद हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो हमें 4 साल सपोर्ट मिलती रही है, अब वो PMLN को जो है वो सपोर्ट मिल रही है क्योंकि मेरी हुकूमत को गिराया गया। और बाकायदा वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ लोग हैं उन्होंने वो भी सहूलतकार बने हमारी हुकूमत को गिराने में, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने में। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे इसलिए अब जायज़ नहीं लगती क्योंकि आप ताज़ा अभी वो बेनिफिशरी रहे हो उस सिस्टम के। तो अभी क्योंकि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू एक आइनी और कानूनी तौर पर आपकी हुकूमत को गिराया गया, कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया गया, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया गया, तो अभी आपका ये कोई तबसरा करना इसके ऊपर या इदारों के ऊपर तनकीद करना, पाकिस्तानी कौम तो खैर अभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको थोड़ा सा वक्त लेना होगा या आपको मज़ीद कुछ इंतज़ार करना होगा ये देखने के लिए कि क्या इदारे वाकई न्यूट्रल हैं या नहीं हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो एक ख़बर चली आर्मी चीफ़ के हवाले से इमरान खान की कि उनकी मुलाकात हुई, इनको ज़रा गौर और फ़िक्र से देखने की ज़रूरत है। कोई भी इस तरह की ख़बर ले आए मार्केट में और हम सब उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर दें, हम तबसरे करना शुरू कर देते हैं कि भाई इमरान खान की, अच्छा यहाँ तक तबसरे शुरू हो जाते हैं कि इमरान खान की मुलाकात हो गई, लो भी अब हुकूमत चलेगी, और इमरान खान की आर्मी चीफ़ से मुलाकात होगी, मामला तय हो गए, नून लीग को आर्मी ने इस्तेमाल कर लिया। अब भाई जो मुश्किल फ़ैसले थे, जो IMF के मुश्किल फ़ैसले थे, वो आर्मी ने नून लीग से करवा के जो है वो नून लीग को चलता फिरेगी, नून लीग को वो लात मार देगी। इस तरह की खबरें करके हम क्यों पाकिस्तान को और ज़्यादा डिस्टेबलाइज करने की जो है ना बातें करते हैं। हमें हकीकत में रहने की ज़रूरत है। क्या आर्मी चीफ़ ने अगर मुलाकात करनी होगी तो भाई वो खुल्लम खुल्ला किसी से भी मुलाकात कर सकता है। इस वक्त सैलाब का मामला चल रहा है, इमरान खान को डोनेशन के हवाले से आर्मी चीफ़ से मुलाकात कर सकता है, और आर्मी क्योंकि उन्होंने दावा ये किया है कि हम लोगों ने बहुत सारे पैसे जमा किए हैं सैलाब ज़दगान के लिए, उस हवाले से भी मुलाकात होती। खुफिया मुलाकात की खबरें चला के हम शायद सिस्टम को भी ख़राब करते हैं। इस सिस्टम के ऊपर जो लोग थोड़ा बहुत अब भरोसा करते हैं उनको भी हम लोग डिरेल करते हैं ताकि हम मज़ीद इस सिस्टम के ऊपर शक करें, इस पाकिस्तान के निज़ाम को और मज़ीद खोखला करने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों इस तरह की ख़बरों से बिल्कुल जो है ना वो तबसरा ना ही किया जाए तो मेरे लिहाज से ये ज़्यादा बेहतर है। कोई ख़बर ऐसी उस पर कॉन्क्रीट तबसरा ना किया जाए कि बाकी ऐसा हुआ था। जहाँ तक बात रही इमरान खान के आर्मी चीफ़ के हवाले से जो पिछले बयानात हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा गया कि आर्मी चीफ़ की तैनाती मेरिट के ऊपर होनी चाहिए और नया वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आए और नई हुकूमत आए जो आर्मी चीफ़ को लगाए, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, इससे दो चीज़ें हैं जो वो इससे हासिल करना चाहते हैं। एक तो नया आर्मी चीफ़ जो आने वाला होगा उसको मुतनाज़ा बनाना, दूसरा ये कि मुझे ये लगता है कि शायद उनको आने वाले आर्मी चीफ़ के बारे में पता है और वो उनका पसंदीदा नहीं है। ये दो चीज़ें इसके ऊपर हम जो है वो तबसरा कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि अब उन्होंने कहा कि मेरिट पे होना चाहिए कि यार आर्मी चीफ़ मेरिट पे है या नहीं है ये फ़ैसला कौन करेगा। आर्मी चीफ़ के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है सुटेबल फॉर द कंडीशंस। मेरिट, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मोस्ट सीनियर हैं, मेरिट पे हैं तो मोस्ट सीनियर है ना, मेरिट पे हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल है ना, मेरिट पे थे तो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बने ना, मेरिट पे हैं तो उनके 5 नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश किए जा रहे हैं कि ये 5 लोग हैं जो इस वक्त सुटेबल हैं या इस वक्त मोस्ट सीनियर हैं आर्मी चीफ़ के लिए। मेरिट का मतलब तो ये होता है कि ये शख्स पूरा नहीं उतरता अपनी जिम्मेदारियों पे और ये शख्स जो है वो पूरा उतरता है। ये कैसे तयन करेंगे आप? तो ये वर्ड यूज़ करना ऐसे ओहदे के लिए ये ख़ुद में एक बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि इमरान खान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया। जहाँ तक बात रही कोई भी आर्मी चीफ़ लगाए, भाई 5 आर्मी चीफ़ नून लीग ने लगाए, नून लीग ने क्या फ़ायदा उठा लिया किसी भी आर्मी चीफ़ से? मुझे अगर हम नून लीग की जितनी भी पिछले अदवार को देखें, नून लीग तो बाकायदा मतलब डिज़ास्टर रहा है उसके लिए कोई भी एक आर्मी चीफ़ को लगाना। तो वो तो एक सिस्टम में बाउंड है। जो भी एक आर्मी चीफ़ आएगा वो तो एक सिस्टम के अंदर एक बाउंड था कि उसको निज़ाम चलाना है, उसको फ़ॉरेन ऑफिस चलाना है, उसको अपना असर रसूख कायम रखना है। आर्मी चीफ़ ने जो है वो पाकिस्तान के तमाम भाग दौड़ जो है या पाकिस्तान के जितने भी अंदरूनी और बैरूनी मामलात हैं उसको फ्रंट पे आके देखना है। ये सब तो हमारा हिस्ट्री रही है ना, ये पाकिस्तान की वो रियलिटी है, वो कड़वा सच है जो हम लोग जो है वो अरसे से देखते हुए आ रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा मुझे बेहतरी की उम्मीद है। मैं बहुत अरसे से पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ पाकिस्तान के सिस्टम को लेके, पाकिस्तान के आइन को लेके, पाकिस्तान के कानून को लेके, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे। लेकिन आर्मी चीफ़ कोई भी हो, कोई भी लगाए, मैं ही क्यों ना लगा दूँ, मैं असद एस मिर्ज़ा, मैं आर्मी चीफ़ लगा दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? किसी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है आइन कानून के दायरे में रहते हुए?
नवाज़ शरीफ ने इतने आर्मी चीफ लगाए, 5 आप 10 आर्मी चीफ में से 5 तो नवाज़ शरीफ ने लगाए। नवाज़ शरीफ ने क्या बेनिफिट उठा लिया आर्मी चीफ से? इमरान खान जो है वो एक्सटेंशन दी जनरल बाजवा को, आज वो उसी जनरल बाजवा को इमरान खान जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। मीर जाफ़िर और मीर सादिक और पता नहीं क्या कुछ नहीं कह दिया उन्होंने, क्या न्यूट्रल को एक जानवर से तशबीह उन्होंने दे दी इन तमाम तर चीज़ों से। तो नया आर्मी चीफ अगर इमरान खान खुद ही लगा दें और बाद में इमरान खान जो है वो मुतवक्का जो रिजल्ट्स हैं जो वो खुद चाहते हैं कि मैं जो है वो पावर में भी आ जाऊँ और मुझे कोई गिराने वाला भी ना हो, मैं सिस्टम को चलाता रहूँ और सिस्टम का बेनिफिशरी रहूँ मैं हर लिहाज से, अगर वो सिस्टम की बेनिफिशरी ना रहे खुद आर्मी चीफ लगाने के बावजूद भी, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको जानबूझ के मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। नंबर 1 ये है कि आर्मी चीफ के अहदे को मुतनाज़ा बना दो, क्योंकि उनको ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि शायद 1-1.5 साल तक अब इलेक्शन नहीं होने वाले और ये जो नई हुकूमत है ये आर्मी चीफ लगाने ही लगाने वाली है। तो अवाम के अंदर जो उनके सपोर्टर्स वोटर्स हैं, जिनको हम यूथिया और कुछ लोग इमरानडू कहते हैं, अगर वो उनके दिल में नए आर्मी चीफ के लिए जो है ना वो एक कड़वाहट पैदा कर दो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद जो इमरान खान को सपोर्ट करती है, उनको वोट करती है, जो अंधा उन पे यकीन रखती है, मैं तो ये कहता हूँ कि दे आर ब्लाइंड सपोर्टर्स, भाई वो हमेशा के लिए एक टॉपिक को जो है ना वो जनरेट कर दें अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइलों में कि भाई नया आर्मी चीफ जो लगा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने इसके बारे में बातें कर दी थी। कुछ भी इस मुल्क में हो, XYZ कोई भी मामला हो, डायरेक्टली सबकी बंदूकें जो है वो आर्मी चीफ पे हो जाए, क्योंकि इमरान खान ने आज से चंद महीने पहले इसको मुतनाज़ा बना दिया था। एक तो नंबर 1 ये है कि जिससे वो हासिल करना चाहते हैं कि उनको शायद ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि 1-1.5 साल के अंदर गेम पलट गई है, अब हमारे पास हुकूमत नहीं आती है, हमने बहुत सारी कोशिश की, हमने आर्मी को मुतनाज़ा बनाया, हमने अमेरिका के इनको ग़ुलाम बना दिया, हमने अमेरिकी साजिश को भी ले आए, सब कुछ करके देख लिया हम लोगों ने, एंड दी एंड हम लोगों ने चोर डाकू सारा कुछ करके देख लिया, एंड दी एंड हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है आर्मी चीफ की तैनाती। इसको भी जो है ना थोड़ा सा गंदा कर दो आने वाले वक्त के अंदर, और अल्लाह खैर से अल्लाह देख लेंगे चीज़ें। एंड नंबर 2 जो मैंने कहा कि शायद उनको पता है कि जो आर्मी चीफ आने वाला है शायद उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। जनरल आसिम के बारे में बात होती है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने बड़ी वीडियोस देखी होंगी कि जनरल आसिम जब ISI चीफ थे, DG ISI थे, तो बहुत कम अरसे के लिए में ही उनको जो है वो फारिग कर दिया था इमरान खान ने। और जो उनके मोस्ट फेवरेट समझे जाते हैं, जो बातें जोड़ी जाती हैं कि शायद उनको वो आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे और अटैम्प्ट भी की थी मेरे ख्याल से आर्मी चीफ बनाने की, जनरल फैज़ को, तो वो शायद उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, उनको उन्होंने DG ISI बना दिया था आसिम मुनीर को फारिग करके। और वो रीज़न ये हुआ था कि आसिम मुनीर ने उनके जो करीबी लोग थे, जिसमें फ़राह गोगी थी या बुशरा बीबी थी, उनके कुछ रिश्वत के केसेस थे जो उनके सामने ला के रखे थे और उनको कहा था कि ये बहुत बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स हैं जो आपके ही घर से जो है वो हमें मिले हैं, तो इनके ऊपर आप एक्शन लें। तो आई थिंक उस पर नाराज़ होके और वो तल्ख कलामी पैदा हुई और उनको DG ISI के अहदे से उन्होंने फारिग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके घर की करप्शन पकड़ ली। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ये नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है ना कि वो तो साधु हैं और वो तो किसी किस्म की करप्शन में मुलव्विस ही नहीं है, और लोग तो शायद कुफर समझते हैं ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि इमरान खान ने करप्शन भी कर सकता है। अब मोरली हो या फाइनेंशियली हो तो दोनों साबित हो गई हैं। मैं अब इस पर क्या मज़ीद गुफ्तगू करूँ, लोगों को तो आंखें खोलने की ज़रूरत है। तो अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि मे बी बाय लॉ एंड बाय द बुक तो आसिम मुनीर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर वो आर्मी चीफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में इमरान खान के लिए कुछ अच्छे जो है वो माजी या अच्छी कहानियाँ नहीं हैं हमारे पास। तो अगर क्योंकि बाय द बुक एंड बाय द लॉ, अगर तो मुल्क में ये फैसला हो चुका है कि हम आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे, जिसकी सबसे बड़ी कड़ी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वरना बड़ा आसान होता है पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को उठाने के लिए ना, वो कोई मुश्किल नहीं होता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ही आईन और कानून के मुताबिक हटाया जा सकता है। और जब से पाकिस्तान में इतने वज़ीर आज़म है किसी ने मुद्दत पूरी नहीं की और पहली मरतबा आईन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म को हटाया गया और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। तो इससे हमें कुछ चीज़ें लगती हैं कि शायद पाकिस्तान अब बाय द बुक एंड बाय द लॉ अब चलने वाला है या चलेगा आगे जाके। तो अब जो बाय द बुक एंड बाय द लॉ, अगर तो जनरल आसिम मुनीर आपके नए आर्मी चीफ हैं तो वो इमरान खान में भी उनके लिए तो सूटेबल नहीं है, उनको तो शायद आदत पड़ चुकी है बिहाइंड द बैक डोर से जो है वो इक़्तिदार में आने की, उनको तो शायद अब ये चीज़ 100% यकीन हो गई है। पहले तो उनके लिए मिथ थी या उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि आर्मी चीफ जो है वो फ़ैसले करता है मुल्क के वज़ीर आज़म के कि मुल्क में कौन इक़्तिदार में आएगा, ये फ़ौज फ़ैसला करती। 2018 में तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके देख लिया, अब तो उनका यकीन कामिल यकीन में तब्दील हो चुका है। तो अब आने वाले वक्त में उनको शायद ये डर लगा रहेगा कि अगर तो 3 साल के लिए मज़ीद कोई और आर्मी चीफ आ गया तो अगले इलेक्शन में तो हम बिल्कुल फ़ारिग हैं। और जिस तरीके से वो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले करते हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है वो अदालत के ऊपर भी हमले करते हैं,
क्योंकि वो ये इस चीज़ के बेनिफिशरी हैं, उनके हाथों ये चीज़ें हुई हैं, उनके हाथों जो है वो अपोजिशन के लोगों को जेलों में डाला गया बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी केस के, उनके हाथों लोगों के ऊपर जो है वो झूठे केसेस बनाए गए हैं। तो वो इस सिस्टम को समझते हैं, शायद वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आर्मी चीफ अगर उनकी मर्ज़ी का नहीं हुआ, या हमें ये लगता है कि हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और हम अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा आने वाले दिनों को गुजारना। अब उनके अंदर खौफ पैदा हो चुका है कि नवंबर में अगर तो उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लगा, और लगेगा भी नहीं, मैं आपको ये भी कंफर्म बात करता हूँ, क्योंकि जितना वो मुतनाज़ा बना चुके हैं फ़ौज को, फ़ौज के लोगों को, फ़ौज के इदारों को, फ़ौज के ज़िमनी इदारों को, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स ऐसे इंसान को जिसकी ज़बान पे कोई भरोसा नहीं, जिसकी बात पे कोई भरोसा नहीं, जिसकी अक्ल पे किसी को भरोसा नहीं, ऐसे शख्स को अब वो किसी किस्म का कोई लेवरेज मिलेगा। लाडला है, देखिए लाडला एक बहुत डिफरेंट चीज़ें पर्सपेक्टिव होता है। आपकी इस वक्त जो मीशत जिसको इमरान खान साहब बड़े बेदर्दी के साथ चला के गए हैं, बड़े बदतरीन तरीके से रूल करके गए हैं इन 3-4 सालों को, हम इसके ऊपर बहुत वीडियोस किए हैं, अगर किसी के पास ये सवाल होगा तो हम उसको फिर जवाब भी दे देंगे अपनी किसी अगली वीडियो के ऊपर। अभी इकॉनमी मेरा टॉपिक नहीं है, इकॉनमी के ऊपर भी हम बहुत बात कर सकते हैं कि किस तरीके से 2-4 साल के अंदर जो है वो इकॉनमी को, यही वो लेगेसी है, वो ये बदतरीन इकॉनमी की जिसको आगे जो है वो 3-4 महीने से जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो बर्दाश्त कर रही है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि मज़ीद अब किसी किस्म का और एक्सपीरियंस या फेवरेटिज़म या आज़मा लें या हैंडसम बहुत है, ये आगे हमें कुछ बेनिफिट दे सकता है, ऐसी अब कोई भी चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान में अब मुझे लगती होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब बहुत तजर्बे हो गए, अभी भी कोई भी आ जाए, कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त आ जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को चंद सालों में ठीक नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान की इस इकॉनमी को रिवाइव होने के लिए अब कई साल दरकार है। अब तो अब सैलाब जो है अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश पाकिस्तान के ऊपर आ चुकी है कि अब सैलाब की वजह से 1/3 पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। $10 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है। हम कहाँ 20-23 अरब के खसारे पे खड़े हुए हैं और उसमें $10 अरब अब और ऐड कर दें तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आने वाली कोई भी हुकूमत हो, इमरान खान जो इतने पर तोल रहे हैं हुकूमत में आने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान को इतनी जल्दी बहरान से निकालने के लिए। कोई मौजज़ा ही हो सकता है, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ हो सकती है, या कौम मुत्तहिद होकर कुछ फ़ैसला कर ले तो कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तो बहुत पोलराइजेशन है, बहुत डिवीज़न है इस कौम के अंदर। अभी तो हम पॉसिबल नहीं है कि किसी किस्म की कोई हमें बेहतरी भी नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी हुकूमत होगी आने वाली, उसके लिए मसाइल होंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, किसी नलायक को अब तो ला ही नहीं सकते। तो एक मिथ है ना, एक सोच है पाकिस्तानी कौम के अंदर, वो ये है कि भाई इमरान खान लाडला है और वो दोबारा से उसको लाया जाएगा, मुश्किल फ़ैसले जो है वो इस हुकूमत से करा लिए गए हैं। मुश्किल फ़ैसले तो अभी हुए ही नहीं है। ये जो इस वक्त मीशत का इस वक्त हाल है और ख़ास तौर पे जो सैलाब आ गया है, अब आप भूल जाएं कि कोई भी शख्स दिल से ये तमन्ना कर रहा होगा कि हम आके हुकूमत संभालें। PMLN को हो सकता है कि वक्ती तौर पे बेनिफिट ना हो, इमरान खान हुकूमत में आ जाए, उसके बाद 1-1.5 साल इमरान खान के साथ जो होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मैं अपने फाइनल वर्ड ये वीडियो क्लोज़ करूँगा, वो यही है कि जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम चलता रहेगा। पंजाब हुकूमत के मकासद कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत इसलिए वापस लेना ज़रूरी होगा क्योंकि पाकिस्तान का जो बजटरी निज़ाम है उसमें पंजाब की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। अगर आपको सब्सिडी देनी है पाकिस्तान के अंदर तो पंजाब की गवर्नमेंट फेडरल के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सिडी को मैनेज करने के लिए आपको फ़ंड्स दरकार होंगे, आपको टैक्स कलेक्शंस दरकार होंगे, जो कलेक्शंस पंजाब से होगा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके लिए आपको पंजाब की गवर्नमेंट भी अपने पास रखना बहुत ज़रूरी होगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है जिसके ऊपर वर्किंग हो रही है, आने वाले वक्त के अंदर मुझे लग रहा है कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो PTI के पास से या परवेज़ इलाही के पास से जाती हुई नज़र आ रही है। आर्मी चीफ़ की तैनाती बहुत स्मूथली हो जाएगी। इमरान खान लॉन्ग मार्च की एक आध अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू भी हम अपने आने वाले वक्तों के प्रोग्राम के अंदर करेंगे। फिलहाल अभी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, फरवरी मार्च तक किसी किस्म के कोई असरात नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शन के। डॉलर की जो मामलात हैं वो अभी स्टेबल अनस्टेबल रहेंगे। आपको डॉलर अभी डिक्लाइनिंग की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, फिर थोड़ा बहुत आपको जो है वो इंक्लाइन करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उसके रीज़न्स हैं। अभी आपके पास IMF के साथ प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है, लेकिन
जो बाकी मुल्क हैं, बाकी जो ममालिक हैं, उनकी भी शायद फाइनेंशियल कंडीशंस उस तरह से नहीं है कि वो किसी मुल्क को इस तरह सपोर्ट कर सकें। और फिर आपके साथ पास जो है वो सैलाब का एक इशू आ चुका है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिपॉजिट रखाते हुए ये ज़रूर डरेंगे कि एक मुल्क अभी जो है वो सैलाब ज़दा मुल्क है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट या हमारा पैसा वो महफूज रहेगा या नहीं रहेगा। IMF को कई बेल आउट पैकेजेस और देने पड़ेंगे या आपको और ज़्यादा डेफर्ड पेमेंट जो है आपको उसमें डिले मिलेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर अभी डिस्कशन हो रही है। ओवर द नाइट अभी कोई चीज़ नहीं होगी। मार्च की आपकी ये IMF की पेमेंट्स थी जो करते करते आप देखें अगस्त सितंबर में जाके जो है आपको कंप्लीट हुई हैं। ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है 7वीं और 8वीं जो आपकी इंस्टॉलमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर डिले ऑटोमेटिकली आ गया था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, वो भी एक फैक्टर है इसके अंदर मौजूद है। अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पिछले 4 साल से ही था, क्योंकि 4-5 सीटों का ही मामला था। इमरान खान की हुकूमत में भी, इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत के भी ऑलमोस्ट यही मामला आते हैं 4-5 महीनों का। लेकिन मुझे पॉसिबल है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद एक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी और नवंबर के बाद पाकिस्तान में जो भी एक स्टेबिलिटी के इशू हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 4-5 ज़राए होते हैं आपके पास फाइनेंस इकट्ठा करने के, तो उसमें जो बहुत बड़ा जो मेजर रोल होता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो वो IMF के प्रोग्राम के बाद एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी के बाद देखे जाएंगे। और वो उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने में जो हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि पेट्रोल की प्राइसेस भी रिवर्स होंगी और पाकिस्तान में मज़ीद डॉलर की जो है ना वो आने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में भी आपका कुछ बेनिफिट मिलेगा, इन्फ्लेशन कम होगी। तो ये चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त के अंदर होंगी। लेकिन इलेक्शन अगले साल अगस्त सितंबर में ही होने जा रहे हैं। ये मेरे फाइनल वर्ड्स है। बाकी मज़ीद जो भी खबरें आती रहेंगी उसके ऊपर मैं अपने तबसरे पेश करता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी तमाम तरह गुफ्तगू अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, लोगों से बाकायदा इस लिंक को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। मैं तो आपका होस्ट असद मिर्ज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।